એજીઆઈ ગ્રીન પેકના પરિણામો જોયા. પરિણામ બાદ સ્ટોકમાં ડેફિનેટલી એક્શન છે, પણ વધુ ચર્चा करिए. एजीआई ग्रीन पैकना सीईओ राजेश खोसला अपनी साथ जुड़ा रहा है. राजेश जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स चाहूँगा आपके. नंबर्स हमने देखे इस बार, एक जो थोड़ी सी इम्पैक्ट आई है, डिप्रिसिएशन है या फाइनेंस कॉस्ट है, इनके कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिला है. लेकिन ओवरऑल नंबर्स आपने कैसे देखे, उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें और फिर इन डेप्थ आगे चर्चा को हम बढ़ाएंगे सर. ओवरऑल नंबर्स आर वेरी ग्रेट. इनफैक्ट हमारा जो इबिटा लेवल है वो भी काफी अच्छा ग्रो किया है, ठीक है. एंड टोटल ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो किया है बाय 8.3%. ओवरऑल इबिटा ग्रो किया है 52% के साथ में. इबिट ग्रो किया है 63% के हिसाब से. इवन पीबीटी भी ग्रो किया है 55% अगर हम Q1 टू Q1 को देखते हैं तो. सो ओवरऑल आई थिंक नंबर्स आर वेरी इंप्रेसिव. हाँ, जहां तक आप पीबीटी की बात कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि उसके अंदर टैक्सेशन का इशू है जो प्रोबेबली आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में अपने आप ठीक हो जाएगा. बट अदरवाइज जहां तक हम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज या ऑपरेशनल नंबर्स की बात करते हैं, दे आर वेरी इंप्रेसिव. एंड आई थिंक सो दैट इज सर्टेनली गोइंग टू गिव द बूस्ट टू द ग्लास इंडस्ट्री विद दीस नंबर्स. डेफिनेटली. तो इस बार हमने देखा था डेफिनेटली लोअर फ्यूल कॉस्ट के कारण एक अच्छा बेनिफिट हमें मिला है, और हमने देखा भी है कि ये जो इन्फ्लेशन था वो धीरे धीरे सेटल होने लगा है. तो आप बताइए किस प्रकार के ट्रेंड्स आप देख रहे हैं पावर फ्यूल के ऊपर, और साथ ही साथ मैं समझना चाहूँगा कि इससे हमारे जो मार्जिन्स की सस्टेनेबिलिटी है उसको भी थोड़ा सा कोरिलेट साथ ही साथ कीजिए राजेश जी. देखिए, आई थिंक जो अभी पीछे जो कोविड के बाद इन्फ्लेशन आया है, मैं समझता हूं कि दिस हैज बीन अ वेरी गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री. क्योंकि क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री या इकोनॉमी तभी मैच्योर होती है वो जब अप्स एंड डाउन्स एक बार देख लेती है एंड उसमें से अच्छे से पास आउट हो जाती है. हमारी ग्लास इंडस्ट्री या हमारे कस्टमर्स भी जब हाई इन्फ्लेशन और हाई इसके में से जब पास हुए तो दे हैव सेटल डाउन विद द प्राइसेस एंड हमारी जो कंजम्पशन थी वो बिल्कुल बरकरार रही. जहां तक आप मार्जिन्स की बात कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों से, मैं क्वार्टर्स एंड क्वार्टर्स की बात कर रहा हूं, दी मार्जिन्स हैव बीन मेंटेन्ड. मार्जिन्स उतने ही रहे हैं, रेदर उसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं. तो अगर ये पिछले 2-3 साल में अगर हम मार्जिन्स को सस्टेन कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज ऑलरेडी एक सिस्टम के अंदर और हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर सेटल हो चुकी है. सो वी एक्सपेक्ट दैट वी विल कंटिन्यू विद दिस टाइप ऑफ मार्जिन्स and we will continue to maintain these type of hefty growth and margins in the future. डेफिनेटली सर. अब ये जो हमारा तेलंगाना का प्लांट है, ग्लास यूनिट है पर्टिकुलरली, उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सबसे पहले तो बताइए, और ओवरऑल किस प्रकार का यूटिलाइजेशन है हमारा टोटल, वो भी हमें समझाइए सर. हमारा इस टाइम पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है, अगर मैं राइट नंबर बोलूं तो इट इज क्लोज टू 100%. बट ऑन ए प्रैक्टिकल साइड वी कैन ऑलवेज से कि अराउंड 96-97% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा चल रहा है. सो वी आर परफॉर्मिंग ऑन ए कैपेसिटी साइड, टोटल वो कर रहे हैं, पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि हमारे जो नंबर्स हैं और जो हमारे हेफ्टी नंबर्स हैं या हमारे एक हेल्दी नंबर्स दिख रहे हैं, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कारण भी दिख रहे हैं. क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का और उसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है. एंड दिस इज जो है वो बिल्कुल इसकी जो बॉटम लाइन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. ठीक है सर. लेकिन सारे सर, जिस प्रकार से इसके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कोरिलेशन से मैं रेवेन्यूज़ के ऊपर आना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे ट्रेंड आपने बताए. तो रेवेन्यू का जो हमने गाइडेंस पहले डिस्कस किया था, जो टारगेट्स हैं हमारे, उसमें हम कितना आगे बढ़ पाएंगे या उसको कितना मीट कर पाएंगे, उसके ऊपर बताइए सर. अगर आपने देखा होगा कि इबिटा के नंबर्स तो काफी हेफ्टी ग्रोथ हुए हैं, जैसे 50% के नंबर हैं. लेकिन अगर मैं टॉप लाइन की बात करता हूं तो दैट नंबर इज लेस देन 10%. ठीक है. उसका वन ऑफ द कारण ये भी है क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर हमारी एक फर्नेस बंद हुई थी. हमने ये फर्नेस, क्या होता है 10 साल के बाद वो फर्नेस बंद करनी पड़ती है और उसको रीलाइनिंग करना पड़ता है, विच इज ए नॉर्मल एक्टिविटी. तो जब हम ये फर्नेस को बंद कर रहे थे तब 3 महीने का जो हमारा आउटपुट है वो हमें नहीं मिला और हम उसको सेल नहीं कर पाए. एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस नंबर हैज नॉट कम टू दैट लेवल जो एक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है या जो होना चाहिए था. ओके सर. अब आते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखने जाएं तो डिमांड सिनेरियो तो काफ़ी अच्छा रहा है. एक्सपोर्ट में किस प्रकार के पोटेंशियल है नहीं है, उसके बारे में अभी हम सारे साथ बात करें राजेश जी. एक्सपोर्ट में हम बहुत बुलिश हैं सर. उसका एक कारण है कि ग्लोबल सिनारियो या ग्लोबल जो चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स चल रही है,
जिसके अंदर चाइना प्लस वन पॉलिसी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है अलग अलग देशों में, उसका वो कारण है। सेकंड, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में बड़े अच्छे से धीरे धीरे एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं। अभी हमने कुछ शिपमेंट्स भेजी हैं और जो बहुत ही सक्सेसफुली वहां पे एक्सेप्ट हो गई हैं। और यूएसए की जो मार्केट है, यूएसए एंड नॉर्थ अमेरिका की जो मार्केट है, वो काफी बड़ी मार्केट है और बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। उसके अलावा जो हमारा नया प्लांट है परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक का, उसके भी हमारे मटेरियल हमारे यूरोप में जाने शुरू हो गए हैं। लॉट ऑफ कस्टमर आर विजिटिंग एंड अप्रूविंग अवर फैसिलिटी। तो उसके कारण भी हमें लगता है कि आते हुए टाइम में ये ग्रोथ जो है यूरोप और यूएसए में काफी अच्छी रहेगी। थर्ड क्या होने वाला है, क्योंकि जी। यूएसए और यूरोप के अंदर जो नॉर्म्स हैं सस्टेनेबिलिटी के और ये सब के, वो इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं कि वहां की कुछ कंपनीज दे मे नॉट बी वायबल वहां पे प्रोडक्शन करने के लिए। तो उनका हमेशा दे विल बी लुकिंग एट एशिया। उनको इधर ही देखना पड़ेगा अपनी सप्लाईज के लिए, और जो आज की डेट में हम बिल्कुल गियर अप हैं उनको सप्लाई करने के लिए। ठीक है सर। अब जो हमने एक अधिग्रहण किया था हिंदुस्तान नेशनल ग्लास का, कहाँ तक पहुँचा है, नंबर वन? और दूसरा, किस प्रकार की सिनर्जीज आपने एक्सपेक्ट की है, क्या थॉट प्रोसेस रहा था इसके पूरे पीछे, वो भी थोड़ा सा हमें समझाइए सर। हिंदुस्तान नेशनल ग्लास का प्रोसेस जो है, आई थिंक अभी कोर्ट में चल रहा है, और हमें लगता जी। है कि क्वार्टर 3 के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड हम्म। उसके आने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ सालों के अंदर अंदर ये ग्लास की कंपनी जो है, या एजीआई ग्रीन पैक की कंपनी जो है, ये $1 बिलियन की कंपनी बन जाएगी। तो सिनर्जी ये है कि उनका और हमारा बिजनेस सेम है और एक ही लाइन का बिजनेस है, और हम सारे मोस्टली कस्टमर्स को बहुत अच्छे से सर्व करते आ रहे हैं। हमारी अपनी एक अच्छी ब्रांडिंग है। तो ये सारी की सारी जो जब जुड़ने के बाद हमारा जो मास बार्गेनिंग जिसको बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसको बोलते हैं ऑन दी रॉ मटेरियल साइड, वो हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और बॉटम लाइन को काफी ज्यादा हेल्प होगी। उसके बाद लॉन्ग टाइम कस्टमर्स के साथ में हम टाई अप कर पाएंगे, उनको मटेरियल दे पाएंगे। और मोर ओवर किसी भी कंट्री में जो यहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लिकर इंडस्ट्री है, बियर इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, उन सबकी ग्रोथ के लिए और हेल्दी ग्रोथ के लिए और एक्सपोर्ट के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल है वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्लास एक ऐसा पैकेजिंग मटेरियल है जहाँ पे इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए होता है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर से ही आ सकता है, क्योंकि इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, रेगुलर कैपेक्स होते हैं और रेगुलर सप्लाईज होती है। तो मुझे लगता है कि कस्टमर भी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं ये सारी चीज को, मर्जर या एक्विजिशन को होने के लिए, और हम भी बहुत एक्विजिशन को वेट कर रहे हैं। तो वो जहां तक नंबर्स की बात है, नंबर्स जब हम आपस में मिलेंगे तो टॉप लाइन तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोज टू $1 बिलियन कुछ सालों में हो जाएगी। टू स्टार्ट विद हो सकता है 5,000 करोड़ से स्टार्ट हो और बढ़ते बढ़ते 8,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी। और इबिटा हम्म। नंबर्स आई थिंक, क्योंकि उनका कमर्शियल ग्लास है, तो उनके इबिटा नंबर्स थोड़े कम रहते हैं, हमारा बहुत सारा वैल्यू एडिशन है। तो मिल मिला के आई थिंक 20 से लेके 25% के बीच में हम अपना इबिटा नंबर कैरी करेंगे सर। ठीक है सर। अब हमने देखा है कि आपके रेवेन्यू मिक्स में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो बेवरेजेस के ऊपर रहता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एफएमसीजी से भी डिमांड सिनेरियो जो है वो रहता है। जिस प्रकार से हमने कुछ कंपनीज से बात की थी जो बेवरेजेस सॉल्यूशंस में हैं, उन्होंने भी बताया था कि डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छा है। हमें थोड़ा समझाइए, क्योंकि यहाँ पे उनकी कैपेसिटी एडिशंस भी बहुत हैवी वेट, काफ़ी तगड़ी हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सिनेरियो को, और क्या आपको लगता है कि रेवेन्यू मिक्स में आने वाले वक्त में कुछ परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? जो बिवरेज की कंपनी है, चाहे अल्कोहल की जी। बिवरेजेस की कंपनी है या नॉन अल्कोहल की बिवरेजेस की कंपनी है, वो जी। एक तो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब वो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें ग्लास का नंबर 1 पोजीशन आता है, और रेदर नंबर 2 नंबर 3 तक तो कोई और है भी नहीं, क्योंकि उन एग्जैक्टली। बाकी सब उनके काफी चैलेंजेस हैं। ग्लास को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अदरवाइज उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, चाहे कमर्शियल एंगल से बात कर लीजिए चाहे नॉन कमर्शियल एंगल से बात करिए, वो बहुत ही बेटर है एंड स्ट्रॉन्ग है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइप की अभी सब लोग बिवरेजेस वाले बात कर रहे हैं अपने ग्रोथ की, दे आर टॉकिंग मोर देन 10% ग्रोथ, और इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। आज वी आर क्लोज टू 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं और 5 और 6 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या पर कैपिटा जीडीपी है, वो भी 4,000 5,000 डॉलर की तरफ बढ़ रही है। तो हमने देखा है कि इस टाइप की जीडीपी ग्रोथ के ऊपर कंजम्पशन पैटर्न एकदम से चेंज हो जाता है, लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो जाते हैं, एकदम से ग्रोथ चेंज हो जाती है, लोग अवेयर हो जाते हैं, एंड ग्लास की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एचएनजी
के एक्विजिशन होने के बाद और एजीआई की एक्विजिशन होने के बाद हम ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास ग्लास दे पाएंगे, लेकिन बहुत सारी कैपेसिटीज जो अभी खाली पड़ी है, जो एचएनजी पूरी नहीं कर पाता, यूज नहीं कर पाता, उसको यूज करने लगेंगे। और ऑब्वियसली आगे चल के जैसे जैसे कस्टमर के साथ में हमारा अलाइनमेंट तो ऑलरेडी है, तो नई कैपेक्स और नई फैसिलिटीज भी हम और जगह पे लगाएंगे, सो दैट उनकी ग्रोथ में किसी भी टाइप की कमी नहीं आनी चाहिए। सो जो उनको चाहिए वो राइट टाइम पे, राइट क्वालिटी पे, राइट प्राइस के ऊपर उनको डिलीवर होना चाहिए। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें समझाई, ये इंडस्ट्री का आउटलुक भी देखने मिला है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।